माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनवर क्लासेस चैनल। अनवर क्लासेस के चैनल में आपका स्वागत है और वेलकम है और आपको खैर मकदम कहता हूँ। लेट्स वी विल लर्न टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट और हर साल मैक्सिममली ये पूछता है माय डियर स्टूडेंट। इसे भूलना नहीं, फॉरगेट नहीं करना, इसको याद कर लेना माय डियर स्टूडेंट। लेट्स लास्ट लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब उसके आगे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई, और वी कैन से एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कोई भी लॉ लिखना है तो आप सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखो माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद आप लिखो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। फिर माय डियर स्टूडेंट उसके बाद आप लिखो उसका assumptions। फिर उसके बाद आप बनाना माय डियर स्टूडेंट शेड्यूल, फिर डायग्राम, फिर एक्सेप्शंस माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स तो उसी तरीके से उसी रास्ते पे चल के हम इस लॉ को करते हैं माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको बता चुका है कि लॉ ऑफ सप्लाई इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरर। जब अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगी तो सप्लाई घटेगी। इट मीन्स प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है और वी कैन से पॉजिटिव रिलेशन माय डियर स्टूडेंट। लेट्स अब हम लॉ शुरू करते हैं। हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन, लेट वी लर्न हियर माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में माय डियर स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे द लॉ ऑफ सप्लाई इज गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इस लॉ को दिया इन द ईयर 1890 में। ओके माय डियर स्टूडेंट, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ही शोड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। तो देखते हैं इन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। माय डियर स्टूडेंट, सब चीजें बराबर रहना चाहिए तो लॉ होगा। तो इन्होंने एक क्वालिफाइंग फ्रेज यूज किया है जो हर लॉ में यूज होता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और कांस्टेंट। और इन्होंने कहा है higher the price of commodity, higher will be the supply. Lower the price of the commodity, lower will be the supply. My dear student, इस चीज का मीनिंग है, इसका अर्थ है, इसके ये मायने हैं कि जब अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगी तो सप्लाई घटेगी। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हमने यहाँ सीखा स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अब हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट व्हाट आर द assumptions ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई का assumptions क्या है माय डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट assumption ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई इज, लेट्स सी, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। माय डियर स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कभी चेंज नहीं होना चाहिए, जो पहले थी वही होना चाहिए। अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करते हैं माय डियर स्टूडेंट तो वो चीज बनाने में ज्यादा पैसा लगेगा और सप्लायर उतनी ही प्राइस पे ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देके सप्लाई नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं इट इज एज्यूम दैट देयर शुड नॉट बी चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं दूसरे एजम्पशन की तरफ। नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। माय डियर स्टूडेंट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, बदलना नहीं चाहिए। जैसा मैं अगर आज एडवांस टेक्निक यूज करूंगा कोई चीज को प्रोड्यूस करने के लिए तो मुझे ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन मार्केट में तो प्राइस उतना ही मिलेगा जितना चल रहा है। तो इससे मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी और मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा और मैं सप्लाई को डिक्रीज कर दूंगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट कहते हैं देयर शुड नॉट बी चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन।
टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन माय डियर स्टूडेंट रिमेन कांस्टेंट, यानी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट रहना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी चेंजेस इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. ओके माय डियर स्टूडेंट, लेट्स चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ. नो चेंज इन वेदर कंडीशन. माय डियर स्टूडेंट, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए या कोई नेचुरल कैलेमिटीज नहीं आना चाहिए, जैसा कि अर्थक्वेक, साइक्लोन. ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हम कहते हैं देयर शुड नॉट बी चेंज इन वेदर कंडीशन. वेदर कंडीशन रिमेन अनचेंज बिकॉज weather condition if change it will be directly affect the supply. So there should not be change in the weather condition, my dear student. There should not be the condition like cyclone, earthquake, tsunami, etc. My dear student, अब आइए हम पढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ. नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी. My dear student, the word government policy means जो government rules and regulation बनाती है import के लिए, export के लिए, production के लिए. My dear student, उसके अंदर कोई changes नहीं आना चाहिए. अगर suppose government rate of taxation को बढ़ा देती है, तो my dear student, ऐसे condition में जो producer होता है, supplier होता है, वो माल को कम सप्लाई करता है क्योंकि उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है और ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को उसको फॉलो करना पड़ता है. मेरे स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं हो सकता. इसलिए कहते हैं हम, माय डियर स्टूडेंट, देयर शुड नॉट बी चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट पॉलिसी रिमेन कांस्टेंट, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आना चाहिए. ओके माय डियर स्टूडेंट, लेट्स वी विल लर्न नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. माय डियर स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए. सपोज मैं छतरी बनाने वाला हूँ, मैं छतरी बनाता हूँ, अब मुझे मुंबई में से सप्लाई करना है, लेकिन मुंबई से जो गाड़ी आती है यहाँ पे माल को लेके जाती है, यहाँ की गाड़ी अगर मुंबई जाने वाली है माय डियर स्टूडेंट, अब वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो ज्यादा लूंगा, आपकी 1 रुपए की छतरी है, 100 रुपए की छतरी है, तो मुझे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक छतरी पे 100 रुपया देना पड़ेगा, या मैं बम्बई ले जाने के लिए आपसे डबल कीमत लूंगा जितनी मुझे बनाने में भी नहीं लगी, और ऐसे में मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज इंक्रीजेज इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. माय डियर स्टूडेंट, तो मैं बोलूंगा भैया, ए भाई ट्रांसपोर्ट वाले, ए भाई टेम्पो वाले, जान दे बाबा मैं माल ही नहीं बनाता, मैं घर में बैठता हूँ, सलमान खान की पिक्चर घर में बैठ के देखता हूँ, मुझे माल बनाने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि मुझे उसको सप्लाई करने के लिए, भेजने के लिए, या दूसरे सिटीज में भेजने के लिए, या जो जहाँ माल मुझे भेजना है, सेल करना है, सप्लाई करना है, तो मुझे ज्यादा कीमत देना पड़ेगा. तो ऐसे कंडीशन में मैं सप्लाई को नहीं बढ़ाऊंगा. इसलिए कहते हैं कि देयर शुड नॉट बी चेंज इन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज नहीं होना चाहिए. इट शुड बी रिमेन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. इफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीजेस इट डायरेक्टली इफेक्ट टू द सप्लाई. इट मीन सप्लाई विल बी डिक्रीज्ड. ओके माय डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5th पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो लेट्स वी विल मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं. माय डियर स्टूडेंट, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. माय डियर स्टूडेंट, कुछ भी फ्यूचर के बारे में सप्लायर को सोचना नहीं चाहिए. जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सपेक्ट करना. माय डियर स्टूडेंट, एक्सपेक्ट करने का मतलब होता है सोचना. अगर मैं सोचने लगूं, अरे मैं छतरी सप्लाई करता हूँ, अभी बारिश तो बहुत हो रही है, ओह इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ भी आ जा रही है. हाँ माय डियर स्टूडेंट, तो जब मैं सोचने लगूं, अरे अभी तो मुझे रेट और ज्यादा मिलेगा, ऑलरेडी आई एम गेटिंग हाई रेट, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अरे और बारिश होगी, चाचा को, मामू को, दादा को सब छतरी लगेगी. मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया और इवन एट हाई प्राइस पे भी नहीं बेच रहा हूँ मैं, तो ये लॉ के खिलाफ होता है. तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए. या मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अरे एकदम बारिश बंद हो गई है, अब तो एकदम गर्मी चालू हो गई है और इतना गर्म हो रहा है कि बारिश होएगी नहीं, अभी एकदम सूरज निकल गया है और धूप है और मौसम चेंज हो चुका है, बारिश खत्म हो चुकी है या खत्म हो जाएगी. माय डियर स्टूडेंट, तो सप्लायर सोचेगा, अरे एक काम करता हूँ, चलो जो 100 रुपए की जो अम्ब्रेला है मैं उसको 50 रुपए में बेच देता हूँ, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी.
या वेस्ट हो जाएगी या मुझे लॉस हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इफ यू वांट टू ऑपरेट लॉ ऑफ सप्लाई, देयर शुड नॉट बी एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर बाय द सप्लायर। सप्लायर कल की फिक्र नहीं करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। इफ ही विल थिंक अबाउट फ्यूचर, इट विल डायरेक्टली इफेक्ट द सप्लाई। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ तक के हमने पढ़ लिया माय डियर स्टूडेंट। एजम्पशंस इज आर कंप्लीटेड हियर। एजम्पशन यहाँ मुकम्मल हो गए हैं। अब हम देखेंगे एक्सेप्ट, अभी हम देखेंगे शेड्यूल एंड डायग्राम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे अब schedule and diagram. Let's we see the drawn schedule on the blackboard. My dear student, on the blackboard I am written price and supply. In the given schedule there are price and supply, and this schedule shows direct relationship between price and supply. At price 10, supply is 100. When price increases or rises from 10 to 20, supply also rises from 100 to 200. My dear student, as supply price also rises from 20 to 30, supply also rises from 200 to 300. Okay my dear student, and so on. तो हमने यहाँ देखा my dear student कि when price rises, supply also rises. It shows direct relationship between price and supply my dear student. तो हमने ये देखा कि ये शेड्यूल हमें बताता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. Let's now we will explain and draw now diagram. My dear student, diagram कैसे बनेगा? Let we see. As mentioned here and drawn by me, there are two axes, OY axis and OX axis. My dear student, in the given diagram there are two axes, OY axis and OY X axis. On OY axis price shown, whereas on OX axis supply shown. My dear student, as price rises, supply also rises, such as when price is 10, supply is 100. When price rises from 10 to 20, supply also rises from 100 to 200. As supply further rises from, price rises from 20 to 30, supply also rises from 30 to 300. My dear student, when price rises from 40, supply also rises, and price also rises from 40 to 50, supply also rises 400 to 500. My dear student, इस डायग्राम को हम देखते हैं तो हमने देखा कि सप्लाई कर्व मूव्स अपवर्ड, सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज सप्लाई कर्व शोज इन डायरेक्ट रिलेशनशिप, it shows direct relationship between price and supply. That's why the movement of the curve is upward slope from left to right. और जब हम ये पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट कर देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे तो we will get a curve that is known as SS curve और is full form supplied curve. Okay my dear student, तो हमने देखा कि this supply curve show direct relationship between price and supply. माय डियर स्टूडेंट, आपको ये बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह एग्जाम में लिखो और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। और इसी तरह चैनल को पसंद कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स लाइक्स हमें भेजते रहिए। और आपके ही हम बहुत शुक्रगुजार है कि आप हमारे इस चैनल को देखते हैं। फिर आपकी और हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। थैंक यू।